हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्लास 3 यूनिट 2 आपकी चली है, जो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। हम करेंगे क्लास 3। इससे पहले हमने इसकी 2 क्लासेस कर ली हैं, साथ में हमने इसकी 6 यूनिट को पहले कवर कर लिया है, जिसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट आपको ये बना दी है। उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पुरानी वीडियोस जो हैं या पुरानी क्लासेस जो हैं जो हैं वो उनको आप वहाँ से देख सकते हो। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। जब भी क्लास लगती है तो क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म सभी ने फिल कर दिए होंगे और जो है सभी नोट्स बना रहे होंगे और उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। और चीज़ों को रिलेट करिए, एक बुक का दूसरी बुक के साथ, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे आप, तभी आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का आपका टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, HRA। आपने अभी तक HRM के बारे में सुना होगा, लेकिन ये आपका टॉपिक है HRA। यहाँ पर M की जगह, मैनेजमेंट की जगह अकाउंटिंग जो है वो आता है। तो HRA क्या होता है? जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन को एक रिसोर्स माना जाता है, संसाधन माना जाता है। जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कुछ भी चीज़ आप बनाओगे उसके लिए रॉ मटेरियल को क्या बोला जाता है? रिसोर्स माना जाता है। उसी की तरह ह्यूमन जो होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय को एक बिजनेस की एसेट माना जाता है, संपत्ति माना जाता है। क्योंकि जो आपका ह्यूमन होगा, जो आपका एम्प्लॉय होगा, वही तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देगा चीज़ें। आप मशीनरी लगा के रख दोगे, प्लांट का सेटअप करके आप रख दोगे, अगर उसको ऑपरेट करना ही नहीं आएगा, उसको चलाना ही नहीं आएगा, तो किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होगी? तो ये सब काम कौन करता है? आपका ह्यूमन करता है। ह्यूमन कौन है यहाँ पर? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को क्या माना जाएगा? एम्प्लॉय को माना जाता है आपका एसेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लाइबिलिटी है, उसको आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में उसको नहीं देखा जाता है, उसको देखा जाता है कि एम्प्लॉई, उसको देखा जाता है एक एसेट के रूप में, कि ये संपत्ति है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपके पास एक अच्छा एम्प्लॉय है तो वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अपनी स्किल से वो अच्छे से काम करेगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। इस पर्सपेक्टिव से जो है आपके एम्प्लॉय को देखा जाता है और एम्प्लॉय को रिसोर्स माना जाता है कि वो संसाधन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देखते हैं HRA क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, HRA इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। मतलब कि एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको मेजर किया जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग को बोला जाता है HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसकी अकाउंटिंग को बोला जाता है। ठीक है, सो क्या हुआ इसका मतलब? HRA क्या हुआ? HRA का मतलब होता है कि जो भी आपका मनुष्य है, जो भी आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की मेजरमेंट करना है, एम्प्लॉय की रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह से उसकी वैल्यूज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस वैल्यू के बिहाफ के ऊपर उसकी मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग करनी है। उसके अकाउंटिंग को, जब उसको ये सब देखा जाएगा, इन चीज़ों को देखा जाएगा, उसकी अकाउंटिंग करने को आप HRA बोलते हो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोलते हो। इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? इट ट्रीट्स एम्प्लॉय एज एसेट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को एसेट माना जाता है, संपत्ति माना जाता है, नॉट जस्ट एज अ कॉस्ट, ना कि बल्कि एक कॉस्ट माना जाता है, एक लागत माना जाता है। एंड attempts to quantify their value in financial terms, और उनकी जो वैल्यूज होती है उसको फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर किया जाता है, कि उसको वित्तीय संसाधन के रूप में, वित्तीय टर्म के रूप में, उस तरह से इसको जो है वो क्वांटिफाई किया जाता है। सिमिलर टू हाउ अदर एसेट लाइक मशीनरी और बिल्डिंग आर अकाउंटेड फॉर। जिस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी बिल्डिंग होती है अकाउंटेड की जाती है, उसको अकाउंट किया जाता है, जिस तरह से मशीनरी को अकाउंट किया जाता है, उसी तरह से आपका जो ह्यूमन है, एम्प्लॉय है, उसको अकाउंट किया जाता है। ठीक है, अब HRA क्या इन्वॉल्व करता है? HRA इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज, मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपका ह्यूमन है, उसने क्या किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, मॉनेटरी में उसको किस तरह से मेजर किया जाएगा, तो ये सब की रिपोर्टिंग एंड मेजरिंग करने का काम भी आपका HRA करता है। इसी प्रोसेस को आप HRA बोलते हो। The idea is to better understand the economic value of employee and help organization manage
देयर ह्यूमन कैपिटल मोर इफेक्टिवली। तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या है एम्प्लॉय की, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मैनेज करते हैं, इसके लिए आपको ह्यूमन कैपिटल को, जो आपके पास मनुष्य है, जो आपके पास एम्प्लॉय है, जो आपके पास ह्यूमन है, उसको अच्छे से इफेक्टिवली तरीके से, दक्षतापूर्वक तरीके से उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जब आप करते हो उसका उद्देश्य क्या रहेगा। तो सबसे पहले मेजरिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जब भी आप HRA करोगे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करोगे, उसका मतलब यही होगा कि ह्यूमन कैपिटल जो आपके पास है उसको मेजर करना। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HRA इज टू असेस एंड क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फाइनेंशियल टर्म। जो भी आपके ह्यूमन है, उसने जो भी काम किया हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एक फाइनेंशियल टर्म के अंदर उसको क्वांटिफाई करना है। दिस इंक्लूड recognizing employees as valuable asset that contribute to the organization success and should be accounted for as such। मतलब कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय है उसको एक एसेट माना जाएगा, उसको एक वैल्यूएबल आइटम माना जाएगा, वैल्यूएबल टर्म में उसको जो है वो अकाउंटेड फॉर किया जाएगा। सो इस तरह से उसको एक ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है उसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो HRA का एम होता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना, ताकि आप अच्छे से स्ट्रैटेजिक डिसीजन वहाँ पर ले सको ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अब क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है उसको इंप्रूव करना है बाय रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स एज वैल्यूएबल एसेट। क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स को एक वैल्यूएबल एसेट माना जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक बेटर डिसीजन रिगार्डिंग एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय से रिगार्डिंग अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो लीड करेगी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल को, कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसको किस तरह से कहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा। ठीक है, जो आपके हेल्प करेगी कंपनी के जो गोल्स होते हैं उनसे मिलने में। इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप कर सको। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग अ मोर कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सिचुएशन इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल एज एसेट कैन प्रोवाइड स्टेक होल्डर। जो भी आपकी ह्यूमन कैपिटल होगी, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एसेट होगी, जैसे स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉय है, रेगुलेटर्स हैं, वो होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल को वो देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है फैसिलिटेटिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जो भी आपकी परफॉर्मेंस हुई है उसको इवैल्यूएट किया है, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। HRA अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस को, ताकि ह्यूमन रिसोर्स मॉनिटरी टर्म्स में किस तरह से उसको देखता है, एक बेटर एरिया को इंप्रूव कर सके, इफेक्टिवनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख सके, ओवरऑल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही फैसिलिटेट करने का, परफॉर्मेंस किस तरह से की जाएगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने का एक मेजर करने का एक तरीका है आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है इनहेंसिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब क्या कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि इनहेंस करना है एम्प्लॉय की मोटिवेशन को। किस तरह से किया जाएगा, इफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स आर मेजर्ड एंड एक्नॉलेज्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। अगर आप एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन को मेजर कर सको एंड उसको एक्नॉलेज कर सको फाइनेंशियल टर्म में, ठीक है, तो ये आपको हाई मोरल एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है। रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय एज अ वैल्यूएबल एसेट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड एप्रिसिएशन पोटेंशियल इंप्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अगर आप इस चीज़ को बरकरार रखते हो कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है, तो वो अप्रिशिएट करता है आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, ताकि वो अच्छे से काम करेंगे फिर। ठीक है, सो ये थे आपके पास ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं नीड्स क्या हैं आपके HRA की। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी के टाइम के लिए आपका HRA जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट एड्रेस्ड द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज अ की एसेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपका HRA है, एम्प्लॉय है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एसेट माना जाता है। ट्रेडिशनली, जब पुराना टाइम था, ट्रेडिशनली देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स वर ट्रीटेड एज कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह उसको ट्रीट किया जाता था, उसको कॉस्ट माना जाता था। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कॉस्ट माना जाता था। क्यों कॉस्ट माना जाता था, क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा आता है कि उसको सैलरी देनी पड़ेगी, बोनस देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम करने पड़ेंगे, उसको रिक्रूट करना पड़ेगा, उसके लिए खर्चे आएंगे, तो उसको कॉस्ट माना जाता था। लेकिन वहाँ उस समय ये नहीं देखा जाता था कि जो आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, वही आपको जो है बेनिफिट दिलाएगा, वही प्रॉफिट अर्न करेगा।
उसी से ही आपको प्रॉफिट होगा और ओवरऑल। बट विद HRA जब से आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हुआ है तब से ह्यूमन रिसोर्स को एक वैल्यूएबल एसेट माना जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस में आपको कंट्रीब्यूट करता है। तो देखते हैं इसकी नीड क्या है। सबसे पहले तो है रिकॉग्नाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज एसेट। सबसे पहले आपकी ह्यूमन रिसोर्स को एक एसेट माना जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडिशनली क्या होता था, फोकस होता था कॉस्ट के ऊपर, कि आपका जो टेंजिबल एसेट है उसको माना जाता था कंज्यूमर को, एम्प्लॉय को ये माना जाता था कि वो कॉस्ट है। लेकिन आज के टाइम में जब से HRA आपका आ गया है, HRA में क्या नीड है इसको ये माना जाएगा कि वो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल कॉस्ट है, वैल्यूएबल जो है वो एसेट है। उसके बाद आता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अगर आपको पता रहेगा कि ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, उसको जब आप अच्छे से मैनेज करोगे, उसके लिए प्रोवाइड करवाओगे इन्फॉर्मेशन, तो वो एक डिसीजन मेकिंग वो आपके लिए होगा। अच्छे से डिसीजन आप ले सकते हो कि कहाँ पर किस तरह से बेटर डिसीजन लेने हैं, किस तरह से हायरिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, रिटेंशन से, डेवलपमेंट से रिलेटेड किस तरह का डिसीजन आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेना है, तो उसको ये इंप्रूव करता है। साथ में ही आपका आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स आर टिपिकली व्यूड एज कॉस्ट। पुराने समय में उसको कॉस्ट माना जाता था, लेकिन जब से HRA आया है उनकी परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन को क्वांटिफाइड किया जाता है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, जो लीड करता है डिसीजन लेने के लिए एंड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन, कंपनसेशन एंड HR रिलेटेड मैटर्स को बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास आता है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। अब क्या होता है, जो आपका HRA होता है वो नए नए जो आपका टैलेंट है उसको एक्वायर करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। आज का टाइम कैसा है, कम्पिटिटिव टाइम है, आप सभी को पता है, लेबर मार्केट है, और लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। जो आपका HRA आप करते हो, HRA करने से आपका जो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, जो टैलेंट है, वो आपके पास बना हुआ रहता है। आप अपने जो वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अच्छे से काम करते हैं, स्किलफुल होते हैं, उनको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने नहीं देते हो। जब आप अकाउंटिंग करते हो उनकी, जब आपको पता रहेगा कि उसको एम्प्लॉय को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से उसको चीज़ें चाहिए, उसको मोटिवेट आप उसके अकॉर्डिंगली करते हो, पॉजिटिवली नेगेटिवली, तब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ रहता है। इसके बाद आता है बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हो जो तो ये कंप्लीट एक्यूरेट होती है, जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी ह्यूमन कैपिटल को। बाय इनकॉर्पोरेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, स्टेक होल्डर जैसे आपके इन्वेस्टर है, एनालिटिक्स है, एक्सेट्रा, वो इसमें कंपनसेशन व्यूज़, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू यहाँ से ले सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल किस तरह की है, ह्यूमन रिसोर्स को आप किस तरह से रखते हो, वहाँ से वो एक आइडिया ले सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको किस तरह से जो है वो रिलेशंस रखने हैं। ठीक है, जो हेल्प करता है डिसीजन लेने में भी। इसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब यहाँ से आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो, रणनीतिक निर्णय आप यहाँ से ले सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिगार्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो भी आप फ्यूचर में किस तरह से लेंगे, रिक्रूट किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी, डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ये इसकी कुछ नीड्स थी। ठीक है, उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ। अगर देखिए कुछ चीज़ें, कुछ किसकी अगर एडवांटेजेस है, नीड्स, ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी उसकी होंगी। तो लिमिटेशन सबसे पहले आता है इंटेंजिबल नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स का नेचर कैसा बोला जाता है, इंटेंजिबल बोला जाता है, अमूर्त बोला जाता है, मतलब कि उसका पता नहीं लगा सकते हो कि किस तरह का उसका जो है वो नेचर है। ठीक है, उससे आप पता नहीं लगा सकते हो कि किस तरह का उसका नेचर है। अनलाइक फिजिकल एसेट, लाइक मशीनरी एंड बिल्डिंग की तरह आप पता नहीं लगा सकते हो। वैसे तो वो तो इंटेंजिबल है, उसको देख सकते हो, छू सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स आर इनहेरिटी, मतलब क्या माना जाता है, जैसे आपका मतलब कैसा है, ये इंटेंजिबल इन नेचर है, अमूर्त है, आप जिसको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, उनका नेचर कैसा है। आप नेचर को देख सकते हो क्या, वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ह्यूमन कैसा है, फिजिकली उसका जो है वो चेंज होता है। ठीक है, जैसे उसकी नीड्स हैं, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली उसका नेचर जो है वो चेंज होता है। लेकिन मशीनरी एंड बिल्डिंग है वो तो टेंजिबल होती है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसको तो आप देख सकते हो, अगर कुछ खराबी हो गई है तो उसमें ये चीज़ें हम करेंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के अंदर आप कुछ चेंजेस होंगे तो उसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उसके नेचर को देखना, जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये इसके लिए एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट बनाता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन मेजरमेंट, कि उसको किस तरह से मेज़र किया जाएगा, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको किस तरह से मेज़र आप करोगे, उसको थोड़ा सा मेज़र करना एक थोड़ा लैक होता है। ठीक है,
मतलब ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहाँ से आप अपने जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको मेज़र कर सकते हो। अब ये नहीं पता रहता है कि कौन सी ह्यूमन के लिए किस तरह का मेथड आप लगाओगे, कॉस्ट अप्रोच लगाओगे, इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच लगाओगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाओगे, किस तरह का लगाओगे, ये आप लगा सकते हो। इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्टिविटी इन वैल्यूएशन। द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफन इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इवन डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन में असाइन वेरिंग। मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिविटी वैल्यूएशन होती है। हर किसी का मूल्य अलग अलग होता है, हर किसी का विषय अलग अलग होता है, सब्जेक्टिविटी अलग अलग होती है। हर कोई व्यक्ति जो है उसकी वैल्यू वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है दो व्यक्ति हैं तो उनकी वैल्यूज मोरल जो है एक दूसरे के साथ वो मिले, ठीक है, वहाँ पर उसमें जो है वो वेरी वो कर सकता है, ये लिमिटेशन है। उसके बाद चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल का नेचर कैसा होता है, वो चेंज होता है, रैपिडली चेंज होता है। एम्प्लॉय की टर्नओवर चेंज होती है, वो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसकी नीड चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो उसको आप देख नहीं सकते हो। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिक्वायर सब्सटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब जो भी आप प्रोसेस लेके आओगे, एक्सपर्टीज़ लेके आओगे, इन्वेस्ट आप करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। सो ये भी एक लैक होता है। मतलब जैसे कि देखिए, मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आते हैं। जैसे आप एक एम्प्लॉय को हायर करोगे, रिक्रूट करोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, उसको उसकी डेवलपमेंट करोगे, उसको सैलरी दोगे, बोनस दोगे, कमीशन दोगे, उसको बहुत सारे बेनिफिट अगर आप बहुत सारे दोगे तो वो कॉस्ट हुई ना, कॉस्ट तो आपको उसमें देनी पड़ेगी ना। सो यही बोलता है कि कॉस्ट इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी होती है। सो ये थे आपके पास कुछ लिमिटेशंस। अब आपके पास आता है मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो आपके पास कुछ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए आपके पास कुछ मेथड्स दिए गए हैं। चलिए इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहले आता है कॉस्ट मेथड। अब कॉस्ट मेथड आपका ट्रेडिशनली जो मेथड है वहाँ से लिया गया है, ट्रेडिशनल एचआरए जो होता है वहाँ से, कि आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन को क्या माना जाएगा, कॉस्ट माना जाएगा, उसके रिगार्डिंगली ये लिया गया है। द कॉस्ट मेथड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ वैल्यूइंग human resources. Under this method, the cost of acquiring, training and development human resources is calculated. The idea is that the cost incurred in hiring, training, मतलब वही बात है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसको हायर करना है, ट्रेन करना है, रिटेन रखना है, बनाए रखना है ह्यूमन को, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी आ गई है। तो उसी के बेसिस के ऊपर आपका ये मेथड बना है। की कंपोनेंट क्या है कॉस्ट मेथड के, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, कि सबसे पहले जब आप रिक्रूट करोगे किसी एजेंसी के थ्रू, इंटरव्यू लोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, इसके लिए खर्चा आप करोगे। रिक्वायरमेंट जब आप रिक्रूट करोगे आप किसी चीज़ को, उसके लिए खर्चा आएगा। उसके बाद आप ट्रेनिंग दोगे एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग में खर्चा आएगा। डेवलपमेंट आप उसकी करोगे, इन्हेंस करोगे, कैपेबिलिटी को आप उसके अंदर इन्हेंस करोगे, स्किलफुल उसको बनाओगे, उसमें खर्चा आएगा। सेपरेशन कॉस्ट होगी, जब आपका एम्प्लॉय जो है रिटायर हो जाएगा या कंपनी को छोड़कर जाएगा, आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। ले ऑफ आप उसको करना पड़ेगा, टर्मिनेट जब आप करते हो तब भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब खर्चे हैं, इसी को आप कॉस्ट मेथड बोलते हो। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस है, ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड। अब कॉस्ट मेथड को जो है इम्प्लीमेंट करना एंड अंडरस्टैंड करना ईजी होता है। बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, मेकिंग एंड मोर ऑब्जेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट कंसीडर द फ्यूचर वैल्यू और प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर वैल्यू को ये नहीं देखता है एंड प्रोडक्टिविटी भी को भी ये नहीं देखता है। इग्नोर करता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय के एंड बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग और हायरिंग। उनकी हायरिंग एंड ट्रेनिंग के बियॉन्ड ये एम्प्लॉय को जो है कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है। फेल्स टू कैप्चर द इंटेंजिबल एस्पेक्ट सच एज एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड लॉयल्टी को भी ये इग्नोर करता है। सो इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद आपके पास आता है इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। इकोनॉमिक वैल्यू मेथड के अंदर एम्प्लॉय को क्या माना जाता है, इकोनॉमिक वैल्यू माना जाता है, ठीक है, जो ब्रिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द अप्रोच कंसिडर द पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एक्सपर्टीज एंड द फ्यूचर बेनिफिट द कंपनी कैन डिराइव फ्रॉम देम। मतलब कि क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब हो गया आर्थिक मूल्य। अब जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा उससे बिजनेस को बेनिफिट होगा, बिजनेस को बेनिफिट होगा ही ना जब इकोनॉमिकली उसकी वैल्यूज़ को देखा जाएगा। प्रोडक्टिविटी उसकी होगी इंक्रीज, स्किल उसकी इंक्रीज होगी, एक्सपर्टीज उसकी बढ़ेगी, फ्यूचर बेनिफिट आपके बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर आती हैं।
अब किस तरह से ये काम करता है, दिस मेथड फोकस ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, कि प्रेजेंट टाइम में आपका देखिए किस तरह से ये काम करता है आपका ये मेथड। अभी एम्प्लॉय 1 महीने काम करता है, उसके रिजल्ट उसको कब मिलते हैं, महीने के एंड में मिलते हैं सैलरी के रूप में। उसी तरह कंपनी के पूरा महीना जो है एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, किसी तरह का काम करता है, लास्ट में पेमेंट्स आती है, मतलब कमाया उसने प्रेजेंट में, लेकिन कैश फ्लो कब हुआ आपका, फ्यूचर मंथ एंड में हुआ। तो फ्यूचर में जब उसके कैश फ्लो को देखा जाएगा, प्रेजेंट में वो उसकी वैल्यू होगी। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप इकोनॉमिक वैल्यू मेथड बोलते हो, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, ये फ्यूचर के लिए होता है, तो फ्यूचर फॉरवर्ड ये होता है, पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स को कैप्चर करके रखता है। रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन bottom line, disadvantages of economic value method: estimating future contribution can be highly subjective and uncertain, difficult to accurately quantify future performance, especially for employees roles that अब एम्प्लॉय का जो रोल होता है उसको देखने के लिए को कितना उसने काम किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको ये देखने में असफल है। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। जब आप एक एम्प्लॉय को रिप्लेस करते हो, किसी एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ रिप्लेस करते हो, तो रिप्लेसमेंट करने की जो कॉस्ट आती है, जैसे सिमिलर पर्सन है आपका, सिमिलर पर्सन, एक पर्सन आपका ऑर्गेनाइजेशन चला गया, दूसरा पर्सन आपने उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया किसी को, अब वो भी उसमें भी तो खर्चा आएगा, स्किलफुल उसको बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग उसको देनी पड़ेगी, तो ये सब खर्चे आएंगे, उसको आप बोलते हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ठीक है, सो ये है। उसके बाद आपके पास आता है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड वही हुआ कि प्रेजेंट समय में उसने काम किया, फ्यूचर में उसकी ट्रांजैक्शन उसको हुई। द प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज अ मोर सोफेस्टिकेटेड अप्रोच दैट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय फ्यूचर इनकम। तो फ्यूचर इनकम के ऊपर, अभी इनकम तो फ्यूचर में जनरेट होगी, लेकिन एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रेजेंट टाइम का देखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर आता है आपके पास। उसके बाद आपके पास लास्ट में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, प्रत्याय, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स बाय मेजरिंग द बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन गेन। मतलब कि जो भी आपने कॉस्ट लगाई ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के ऊपर, जैसे ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे उसको हायर करने के लिए, जैसे उसको रिक्रूट करने के लिए सैलरी आपने दी, ये सब चीज़ें उसको डेवलप करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कॉस्ट आपने लगाई। अब जो आपने कॉस्ट लगाई है आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। कैसे मिलेगा, प्रॉफिट के रूप में। प्रॉफिट के रूप में कैसे मिलेगा, अब आप उसको सेल किया, आपने जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उससे आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आया, उसको आप बोलते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, जो एम्प्लॉइज से आपको मिला। कैसे ये काम करता है, इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय। जो आपने एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और वहां से आपको जो है प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट के रूप में आपको रिटर्न आया, तो इस तरह से इसको आप देखते हो। इसके कुछ एडवांटेजेस है, प्रोवाइड करता है क्लियर मेजर ऑफ द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम कुछ नेक्स्ट और देखेंगे, नेक्स्ट में इसमें जो भी आएगा। आज के क्लास में आपने एचआरए को देखा, एचआरए से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है आपको पढ़ने के लिए। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि एचआरए के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपकी एसेट माना जाता है, वो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल जो आपका तरीका था, ट्रेडिशन में इसको आपकी कॉस्ट माना जाता था, किसके ऊपर खर्चा आपको आएगा, लेकिन अभी के टाइम में इसको क्या माना जाता है, अभी के टाइम में इसको एक एसेट माना जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।